आज का हमारा टॉपिक है एनामोलीज एसोसिएटेड विद नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, आपको इससे पहले के जो टॉपिक थे नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन ये आपको समझ में आ गया होगा। तो थर्ड टॉपिक हम यूनिट 3 का करने वाले हैं कवर आज। ठीक है, तो एनामोलीज क्या होती है? एनामोलीज को हिंदी में बोलते हैं विसंगतियाँ। ठीक है, विसंगतियाँ और विसंगतियों, ठीक है, ये बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इनकन्सिस्टेंसी, एनामोलीज, डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब इसके बारे में जानते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज़ नेसेसरी इफ़ यू डू नॉट डू इट देन द ओवरऑल इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस विल इवेंचुअली डिग्रेड। तो नॉर्मलाइजेशन हमें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से हमारी जो भी एनोमलीज होती हैं डेटाबेस में वो हमारी रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, अगर हमने नॉर्मलाइजेशन नहीं यूज़ किया अपने डेटाबेस के अंदर तो क्या होगा कि डेटाबेस की जो क्वालिटी है वो अपने आप ही डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो रिड्यूस हो जाएगी। तो क्वालिटी हम नहीं चाहेंगे कि हमारी जो डेटाबेस की क्वालिटी है वो रिमूव हो, ठीक है, या डिग्रेड हो। तो वो हमारी मेंटेन रखने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकली दिस इज़ ड्यू टू डेटा एनोमलीज। दीज एनोमलीज नेचुरली अकर एंड रिजल्ट इन डेटा दैट डज नॉट मैच द रियल वर्ल्ड द डेटाबेस प्रपोर्ट्स टू रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या है कि जो रियल वर्ल्ड है, ठीक है, उससे मैच नहीं करता है जो रियल डेटा होता है। इस वजह से यहाँ पे एनोमलीज आ जाती हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली अकर होती है हमारे डेटाबेस में। हम इसको ज़बरदस्ती या कोई इसको ऐसे नोइंगली इसको कभी भी नहीं अकर करता। ठीक है, तो एनोमलीज आर कॉज्ड व्हेन देयर इज़ टू मच रिडंडेंसी इन द डेटाबेस इंफॉर्मेशन। तो रिडंडेंसी जब ज़्यादा होती है हमारे डेटाबेस के अंदर तभी एनोमलीज क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो रिडंडेंसी से क्या होगा कि मतलब जो हमारा डेटा है, ओके, उसका पहले हम रिडंडेंसी का मीनिंग देख लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है। तो फालतूपन, जो अननेसेसरी डेटा होता है वो हमारा उसमें आ जाता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस को कहते हैं ना अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई करना होता है। ठीक है, तो रिडंडेंसी को हमें रिमूव करना होता है। एनोमलीज कैन ऑफन बी कॉज्ड व्हेन द टेबल दैट मेक्स अप द डेटाबेस सफ़र फ्रॉम पुअर कंस्ट्रक्शन मीन। तो एनोमलीज वहाँ भी आ सकती है जब हमारे डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो और वो सही स्ट्रक्चर ना बन पाए। पुअर टेबल डिज़ाइन विल बिकम एविडेंट इफ़, तो जो पुअर टेबल का डिज़ाइन है मतलब डेटाबेस की जो टेबल्स है, ठीक है, टेबल और रिलेशन बोल सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब पुअर होगी, बेकार होगी। ठीक है, व्हेन द डिज़ाइनर क्रिएट्स द डेटाबेस ही डज नॉट आइडेंटिफाई द एंटिटीज़ दैट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर एग्जिस्टेंस, लाइक द रूम्स ऑफ अ होटल and the hotel, and then minimize the chance that one would ever exist independent of the others। तो ये हमारी रिडंडेंसी और एनोमलीज कब आते हैं डेटाबेस के अंदर? जब हमें पता नहीं होता कि कौन सी जो जो डेटाबेस है हमारा वहाँ पर किस तरह से जो एंटिटीज़ हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, उनकी एग्जिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्ट होता है दूसरे पर्सन पे। ठीक है, तो एंटिटीज़ की जो रिलेशनशिप होती है वो फर्स्ट एंटिटी के साथ में या ऑब्जेक्ट के साथ में किस तरह की है। लाइक जैसे होटल्स एंड रूम्स का है, तो अगर होटल है तो उसमें रूम्स अवेलेबल होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर रूम अवेलेबल नहीं है मतलब रूम ही नहीं है होटल के अंदर तो वो होटल नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसको समझ सकते हैं हम इजीली एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो इस टाइप की रिलेशनशिप होती है। तो जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो बेसिकली जो लार्ज डेटाबेस होता है उसको हमने मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है डेटाबेस का, क्रिएटिंग टेबल्स का, वो उसमें कम हो जाए और जो एनोमलीज होती हैं डेटाबेस के अंदर वो रिमूव हो जाएं। तो यहाँ पर 3 टाइप के डेटा एनोमलीज होते हैं: अपडेट एनोमलीज, इंसर्शन एनोमलीज एंड डिलीशन एनोमलीज। ठीक है, ये आप लोग कल जान ही चुके होंगे किस टाइप से एनोमलीज वर्क करती हैं इसमें। ओके, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं इसको। तो एनोमलीज को जानने से पहले हम रीजन जान लेते हैं कि किस वजह से हमारे डेटाबेस में जो एनोमलीज होती हैं और नॉर्मलाइजेशन हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी, दैट इज़ नो अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। तो हम डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए ही सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, टू मेक डेटाबेस स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल, दैट इज़ इट शुड बी पॉसिबल टू ऐड न्यू डेटा वैल्यूज़ एंड रोज विदाउट रीऑर्गेनाइजिंग द डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो हमें डेटाबेस के स्ट्रक्चर को दोबारा से ऑर्गेनाइज नहीं करना होता है। हम न्यू डेटा जो है हम कभी भी अपने डेटाबेस के अंदर ईजिली ऐड कर सकते हैं उसको बिना किसी रोज़ को और कॉलम्स को अफेक्ट किए हुए। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को ध्यान रखते हुए डेटा शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द डेटाबेस, दैट इज़ इट शुड नॉट सफ़र फ्रॉम फॉलोइंग एनोमलीज। तो यहाँ पर जो एनोमलीज हमने बात की
कल भी हमने बात की थी, आज भी हम बात कर रहे हैं। तो एनोमलीज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं किसी भी डेटाबेस के अंदर। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो एनोमलीज हैं वो रिमूव हो जाएं, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा जो डेटाबेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा और उसमें जो हमारी एक्सेसिबिलिटी है वो भी बहुत फास्ट होगी, ठीक है। तो पहली जो है इंसर्ट एनोमलीज और इंसर्शन एनोमलीज। ड्यू टू लैक ऑफ डेटा that is all the data available for insertion such that null values in keys should be avoided. This kind of anomaly can seriously damage our database. तो insertion anomalies में क्या होगा, lack of data, ठीक है। लाइक हमने टेबल में देखा था कि जो हमारा डेटा है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि उसमें प्राइमरी की हमने ब्लैंक छोड़ दी है और बाकी कीज़ भी हमने उसमें केवल 1 और 2 फील्ड्स को ही हमने फिल किया है, बाकी की हमने ब्लैंक छोड़ दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसर्शन एनोमली तभी क्रिएट होती है जब हमारी कोई प्राइमरी की है, एक तो वो ब्लैंक हो जाए और या नल छोड़ दें उसको, या फिर हमने केवल लाइक हमारे डेटाबेस में 6 फील्ड्स हैं, ठीक है, 6 उसमें एट्रीब्यूट्स हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब हमने केवल 3 में वैल्यू इंसर्ट की, बाकी 3 तो ब्लैंक ही रह गए, तो वहाँ पे क्या है, इंसर्शन एनोमली अखर हो गया ये, ठीक है। तो इसको हमें रिमूव करना होता है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें हमें नहीं करनी है डेटाबेस में जिससे कि हमारी कोई भी एनोमली क्रिएट हो जाए, क्योंकि अगर एनोमली क्रिएट होगी तो डेटाबेस में हमें फिर नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करना पड़ेगा और डेटा को हमें फिर से शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हम बिना नॉर्मलाइजेशन के यूज़ करे भी अगर एनोमलीज़ को अवॉइड कर सकते हैं तो हमारा डेटाबेस बहुत ज़्यादा बेहतर बनेगा, ओके। फिर है अपडेट एनोमली। इट इज़ ड्यू टू डेटा रिडंडेंसी दैट इज़ मल्टीपल अकरेंस ऑफ सेम वैल्यूज़ इन अ कॉलम। दिस कैन लीड टू इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी मतलब कि डेटा हमारा एफिशिएंट नहीं है। कुछ जगह पर डेटाबेस की पुरानी वैल्यू है डेटा की डेटाबेस के अंदर, कुछ जगह पर नई वैल्यू है। तो अपडेट एनोमली हमारी जो होती है वो ये करती है कि लाइक मल्टीपल अकरेंसेस हैं, लाइक एक डेटा हमारा 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है एक डेटाबेस के अंदर, ठीक है, या फिर 10 फील्ड्स में वो डेटा मैच कर रहा है, ठीक है। अब हमें अपडेट करना है, तो हमने एक को अपडेट कर दिया पर बाकी जगह पर अपडेट ही नहीं की वो वैल्यू, तो ये अपडेट एनोमली हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एनोमली में हमें क्या करना है कि सभी जगह पर, जैसे लाइक 10 जगह हैं जहाँ पर सेम वैल्यू यूज़ हो रही है, तो उसको हमें 10 जगह पर ही अपडेट करना होगा, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू, यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वेरिएबल की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो जो वेरिएबल की वैल्यू है अगर वो हर जगह पर एक से अपडेट होगी तभी वो अपडेशन एनोमली जो है वो रिमूव होगी। अगर अलग अलग जगह पर अलग अलग वैल्यूज़ है, ठीक है, तो वहाँ पे एनोमली क्रिएट हो जाएगी, अपडेट एनोमली तुरंत ही, ठीक है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको रिमूव करें, हम इसको अवॉइड करें, ठीक है। फिर है डिलीशन एनोमली। इट लीड्स टू लॉस ऑफ डेटा फॉर रोज दैट आर नॉट स्टोर्ड एल्सवेयर। इट कुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाइटल डेटा। तो डिलीशन एनोमली लाइक हमारा डेटा है, अब उसमें हमने डेटाबेस के अंदर डिलीट कर दिया एक जगह से, ठीक है, पर लाइक हमने एक जगह से डिलीट कर दिया पर दूसरी जगह पर डेटा अवेलेबल है, तो वहाँ पर वो क्या होगा, डिलीशन एनोमली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हर जगह पर से डेटा डिलीट करना होगा, तभी हमारा जैसे अपडेशन एनोमली में था कि हमारी जो वैल्यू है वो कई जगह पर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है, तो हम उस केस में क्या करते हैं कि उसको अपडेट करते हैं हर जगह पर, ताकि हमारी जो अपडेशन एनोमली है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो सेम वे में हमारी डिलीशन एनोमली होती है, उसको भी हमें रिमूव करना होता है। तो डिलीशन करते टाइम पे हमें एक वैल्यू है तो उसको हम हर जगह से रिमूव करेंगे, ठीक है, तभी हमारी जो है वो प्रॉपर डेटाबेस के अंदर वैल्यू हो पाएगी। या फिर इसको कह सकते हैं, ए डिलीशन एनोमली इज़ द अनइंटेंडेड लॉस ऑफ डेटा ड्यू टू डिलीशन ऑफ other data. For example, if the student group beta alpha psi disbanded and was deleted from the table above, J Longfellow and accounting department will create। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है केवल इसी वजह से हो रही है कि डेटा डिलीट कर दिया और बाकी जगह पर उसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है कि रिमूव करना होता है। एनोमली हमारे डेटाबेस के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब क्रूशियल रोल प्ले करती है अगर ये अकर हो जाती है डेटा के अंदर हमारे, ठीक है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इनको रिमूव कर दें, ओके। इसके बाद हमारा है कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स क्वेरी रिक्वायर्स
बाय द यूज़र शुड बी इजी टू हैंडल। तो जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं हमारी वो बहुत इजी होना चाहिए, ताकि जो हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है और डीबीए या फिर एंड यूज़र कह सकते हैं उसको वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हमें रिडंडेंसी और एनामोलीज जो होती हैं उनको हमें कैसे रिमूव करना चाहिए वो हम देखते हैं। ठीक है, तो एनामोलीज को रिमूव करने के लिए हमारा जो पहला पॉइंट है वो है रिमूविंग ऑल रिडंडेंट और रिपीटेड डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो जो डेटाबेस है वहाँ पे हमें कोई भी ऐसा डेटा या डेटा वैल्यूज़ नहीं छोड़नी चाहिए जो रिपीटेड हो। ठीक है, हर जगह पर जो वैल्यू है वो एकदम अपडेटेड होनी चाहिए, या फिर अगर कहीं रिपीट भी हो रही है तो वो प्रॉपर करेंट वैल्यू होनी चाहिए, पुरानी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। रिमूविंग अनडिज़ायरेबल इंसर्शंस, अपडेट्स एंड डिलीशन डिपेंडेंसीज। तो हमें कोई भी अनडिज़ायरेबल लाइक जो हम नहीं चाहते हमारे डेटाबेस में अपडेट हो ऐसी वैल्यू, या फिर इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन में, तो हमें उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए अपने डेटाबेस के अंदर। वहाँ से हमें उसको तुरंत ही रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो रिमूव हो जाएगी तो डेफिनेटली आपका जो डेटाबेस है वो एनोमली नहीं अकर होगी वहाँ पर, और आप जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपका प्रॉपर वर्क करेगा। तो नॉर्मलाइजेशन को हम अगर इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें फिर इसको ऐसे जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद रिड्यूसिंग द नीड टू रीस्ट्रक्चर द एंटायर डेटाबेस एवरी टाइम न्यू फील्ड्स आर एडिड टू इट। हमें ये जो हमारा जब भी डेटाबेस को हम अपडेट करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं, तो हमें ये इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम जितनी बार डेटा अपडेट करते हैं तो न्यू फील्ड्स एडिड होती हैं हमारी। ठीक है, और वो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वहाँ पर हम जो वैल्यू अपडेट करते हैं तो वो पुरानी वैल्यू को ही अपडेट कर देते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि हमारा जो डेटाबेस का साइज़ है उसको हमेशा एक सा ही रहना चाहिए। कोशिश ये करें कि हम अपना डेटाबेस जो है एक ही बार में उसको बना लें, बार बार उसको इंक्रीज़ ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि जो डेटाबेस अपडेशन होता है इसमें, या फिर हम कह सकते हैं न्यू फील्ड जब भी हम एडिट करते हैं डेटाबेस के अंदर तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, एनामोलीज वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ अ रिलेशन इनटू स्मॉलर रिलेशंस विद फ्यूअर एट्रीब्यूट्स और नॉर्मलाइजेशन द रिजल्टिंग रिलेशन व्हेनेवर जॉइंड मस्ट रिजल्ट इन द सेम रिलेशन। तो जब भी डिकम्पोज किया जाएगा डेटाबेस को तो जो रिलेशंस होते हैं स्मॉल रिलेशंस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम होने चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें एट्रीब्यूट्स भी चेंज हो जाएं। ठीक है, और जो इसके ऑपरेशंस होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं डिकम्पोजिशन में, जॉइन ऑपरेशंस, वो एकदम प्रॉपर होने चाहिए। जॉइन ऑपरेशंस अगर प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे या वो प्रॉपर यूज़ नहीं किए जाएंगे तो वहाँ पर भी उसकी वजह से एनोमलीज क्रिएट हो जाती है हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो आपका ये आज का टॉपिक क्लियर हो गया है। ठीक है, आपका जो हमने टॉपिक कवर किया था आज, एनोमलीज एसोसिएटेड नॉर्मलाइजेशन। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो कि हम कल कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।